क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा गूंजने वाली और किसी भी बदले से ज्यादा विनाशकारी हो सकती है? नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 5 खास नियमों के बारे में जिनकी मदद से आप किसी भी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। आज आप वो राज जानेंगे जो अक्सर मनोवैज्ञानिक भी नहीं बताते। आपके हाथ में भावनात्मक हेर-फेर करने वालों के खिलाफ सबसे घातक हथियार होगा। लेकिन चलिए एक विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इग्नोर करने का मतलब है सिर्फ फोन न उठाना या सामने आने पर मुंह फेर लेना। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आपको उस जहरीले इंसान से और भी बुरी तरह जोड़ देती है। एक नार्सिसिस्ट के लिए असली और जानलेवा इग्नोरेंस कुछ अलग ही तरह से काम करती है। और आज मैं आपको वही अनसुना सच बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी नियम आपके रिश्तों और अलगाव ब्रेकअप को लेकर आपकी पूरी सोच ही बदल देगा। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखें, क्या आपने कभी किसी मैनिपुलेटर को इग्नोर करने की कोशिश की है और उसका नतीजा क्या रहा? आइए आपके अनुभवों पर बात करते हैं। नियमों पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हम किस तरह के इंसान से निपट रहे हैं। नार्सिसिज्म शब्द यूनानी पौराणिक कथाओं के उस सुंदर युवक नार्सिसस से आया है जिसे पानी में अपनी ही परछाई से प्यार हो गया था और उसी अधूरी चाहत में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन आज के मनोविज्ञान में यह हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिर्फ खुद से ज्यादा प्यार करना नहीं है। यह एक गहरा और डरावना अंदरूनी खालीपन है जिसे ये लोग दूसरों की मदद से भरने की कोशिश करते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है नार्सिसिस्टिक सप्लाई, यानी उनकी मानसिक खुराक। आपकी भावनाएं, आपका ध्यान, आपकी तारीफ और यहां तक कि आपका डर, आपका दर्द और आपके आंसू ही उनकी असली खुराक है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भावनाएं अच्छी हैं या बुरी। उन्हें बस आपकी तरफ से एक तेज प्रतिक्रिया चाहिए जिसका कारण वो खुद हो। जब आप ऐसे इंसान से आम तरीकों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं तो असल में आप उन्हीं के बुने हुए जाल में फंस जाते हैं। आप सफाई देते हैं, रोते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और ऐसा करके आप अनजाने में उन्हें वही खुराक देते रहते हैं। इसीलिए इनके साथ ब्रेकअप के पुराने तरीके कभी काम नहीं आते। सच्ची आजादी पाने के लिए उनकी ऑक्सीजन काटनी होगी, यानी उनकी इमोशनल सप्लाई को जड़ से रोकना होगा। और यह केवल एक सोचे समझे और पूरी तरह से अपनाए गए इग्नोर के जरिए ही मुमकिन है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। पहला नियम है, आपकी खामोशी में कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि नाराज होकर चुप रहना ही इग्नोर करना है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब आप चिढ़कर चुप होते हैं, मुट्ठियां भींचते हैं, लंबी आहें भरते हैं या नफरत भरी नजरों से देखते हैं, तो असल में आप चिल्ला चिल्लाकर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे होते हैं। एक नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति इन छोटे छोटे संकेतों को बखूबी पहचानता है। वह आपकी तनाव से भरी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाता है कि आपका मानसिक सुकून अभी भी उसके काबू में है। उसके लिए आपकी यह चुप्पी महज एक खेल है। इसे उस बच्चे की तरह देखिए जो गुस्से में कोने में जाकर बैठ जाता है। माता पिता जानते हैं कि बच्चा उन्हीं से नाराज है और यही बात उनके बीच के जुड़ाव को बनाए रखती है। असली इग्नोर वहां शुरू होता है जहां उस इंसान के लिए आपकी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। यह अंदरूनी खालीपन और बेरुखी की वह स्थिति है जहां वह इंसान आपके लिए दुश्मन नहीं, बल्कि महज फर्नीचर का एक टुकड़ा बन जाता है। जैसे घर में रखा कोई पुराना खराब लैंप। आप उसके पास से रोज गुजरते हैं, लेकिन उसे देखकर न तो आपको गुस्सा आता है और न ही खुशी। आप उसे सजा देने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना बंद कर चुके हैं। यही सच्ची बेरुखी उस मैनिपुलेटर के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट होती है, क्योंकि अब उसे आपकी आंखों में अपनी कोई परछाई नजर नहीं आती।
अब इस नियम के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। ऐसी तटस्थता लाने के लिए आपको इमोशनल वैम्पायरिज्म यानी भावनात्मक शोषण के खेल को गहराई से समझना होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी शानदार बफेट में आया है, जहां परोसे गए पकवान असल में आपकी प्रतिक्रियाएं हैं। यहां आपकी खुशी है, वहां आपका गुस्सा और कहीं आपकी सफाई देने की कोशिश। जब तक आप यह मेज सजाते रहेंगे, वह नार्सिसिस्ट व्यक्ति दावत उड़ाता रहेगा। अगर आप उसे खुशी देना बंद कर देते हैं, लेकिन बदले में नफरत या चिड़चिड़ाहट दिखाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि होटल बंद नहीं हुआ है, बस मेन्यू बदल गया है। ऐसे लोग सिर्फ ड्रामे के भूखे होते हैं। आपका लक्ष्य है इस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको उनके किसी भी उकसावे पर कोई जवाब नहीं देना है, चाहे उनकी बात कितनी भी बेतुकी या गलत क्यों ना हो। अगर वे आप पर ऐसे इल्जाम लगाएं जो आपने कभी किए ही नहीं, तो आपका पहला रिएक्शन होगा खुद को सही साबित करना और सफाई देना। लेकिन याद रखिए, वे यही तो चाहते हैं। जिस पल आपने सफाई देना शुरू किया, समझो आप हार गए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप कभी किसी आंसरिंग मशीन से बहस करेंगे? आप फोन पर कितना भी चिल्ला लें, मशीन अपनी रिकॉर्डिंग नहीं बदलेगी। आपको भी उनकी कड़वी बातों के लिए वैसा ही बेअसर बनना होगा। जैसे ही आप खुद को सही साबित करना बंद कर देते हैं, आप उनके हाथ से आपको कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। उनके शब्द खाली हवा में तैरते रह जाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यकीन मानिए, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर देगी। हमारे पहले नियम का तीसरा हिस्सा है आपके चेहरे के हाव भाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज। अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि बिना बोले भी हम कितना कुछ कह जाते हैं। नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध लोग दूसरों को परखने में माहिर होते हैं। वे आपकी कमजोरी का छोटा सा भी इशारा पकड़ने के लिए आपको लगातार स्कैन करते रहते हैं। तेज सांसें, इधर उधर भागती नजरें, सीने पर बंधी बाहें या घबराहट में अंगूठी या बटन से खेलना, ये सब आपकी अंदरूनी बेचैनी को पूरी तरह जाहिर कर देते हैं। भले ही आप जुबान से एक शब्द न निकालें, लेकिन आपका शरीर डर या नाराजगी साफ बयान कर देता है। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह पोकर फेस बनाना सीखना होगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी 3 साल के जिद्दी बच्चे को देख रहे हैं, जो दुकान में चॉकलेट न मिलने पर हंगामा कर रहा है। क्या आप उस छोटे बच्चे की बात का बुरा मानेंगे या उसके साथ तर्क वितर्क करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बस शांति से, बिना किसी भाव के, उसके चुप होने का इंतजार करेंगे। किसी टॉक्सिक इंसान से बात करते समय आपको ठीक वैसा ही व्यवहार अपनाना है। एक ऐसा चेहरा जिस पर न तो कोई निर्णय हो, न ही कोई डर। चेहरे पर सुकून, शरीर में ठहराव और गहरी शांत सांसें। जब कोई मैनिपुलेटर आपकी ऐसी प्रतिक्रिया देखता है, तो उसके पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी चालें अब असर क्यों नहीं कर रही, और यहीं से उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस होने लगता है। इमोशनल अटैचमेंट की बात को खत्म करते हुए आइए अब बात करते हैं हमारे आंतरिक संवाद, यानी मन के अंदर चलने वाली बातों की। यही वो जगह है जहां 90% लोग मात खा जाते हैं। आप बाहर से पूरी तरह शांत दिख सकते हैं, उनके कॉल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में उस इंसान के साथ बहस अभी भी जारी है, तो समझ लीजिए कि आपका इग्नोर करना काम नहीं कर रहा। आप अपनी कीमती ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी वहीं बहा रहे हैं। आप मन ही मन उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उसके अपमान का करारा जवाब सोचते हैं और पुरानी कड़वी यादों को दोहराते रहते हैं। यह वो अदृश्य धागा है जो आपको अब भी उससे जोड़ डाडिच कर रखता है। अगर आप वाकई किसी नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति को हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग से बाहर निकालिए। एक बात याद रखिए, समय अपने आप कुछ ठीक नहीं करता। घाव तब भरते हैं जब आप अपना ध्यान, फोकस सही जगह लगाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपका दिमाग एक अपार्टमेंट है और वह व्यक्ति एक ऐसा बदतमीज किराएदार है
जो किराया तो देता नहीं, पर घर के सबसे बड़े कमरे पर कब्जा जमाए बैठा है। आपका काम उससे रोज झगड़ना नहीं है, बल्कि उसका सामान बाहर फेंकना और घर के ताले बदल देना है। जैसे ही आप खुद को उसके बारे में सोचता हुआ पाए, तुरंत अपने दिमाग को अपनी असल जिंदगी के कामों में लगा दे। कुछ गिनती गिने, अपने काम की प्लानिंग करे, या बस उस पल में अपने शरीर की हलचल को महसूस करे। जब आप अपने भीतर से उस व्यक्ति की अहमियत पूरी तरह खत्म कर देते हैं, तो इसका असर बाहरी दुनिया में भी दिखने लगता है। उन्हें साफ महसूस हो जाता है कि अब आपके गले से उनका पट्टा टूट चुका है। लेकिन असल में कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म करने का क्या मतलब है? चलिए अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। पूरी तरह से फिजिकल और डिजिटल खामोशी। अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो है छोटे छोटे रास्ते खुले छोड़ देना। आप शायद फोन नंबर तो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना भूल जाते हैं या अपनी ईमेल आईडी खुली छोड़ देते हैं। आपको लगता होगा, मैं उसके मैसेज पढ़ थोड़े ही रही हूं। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए हर खुला दरवाजा, यहां तक कि एक छोटी सी खिड़की भी इस बात का संकेत है कि आप अभी भी इस खेल का हिस्सा है और कहीं ना कहीं उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि थोड़ा बहुत इग्नोर करना भी बचाव है। सच तो यह है कि अधूरा इग्नोर करना सिर्फ चूहे बिल्ली का खेल खेलने का एक न्योता है। इसे एक किले की तरह समझिए। अगर आपने मुख्य दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन पीछे का छोटा सा गेट खुला छोड़ दिया, तो दुश्मन वहीं से अंदर घुस आएगा। आपको उस इंसान को हर जगह से ब्लॉक करना होगा। मैसेंजर, सोशल मीडिया और ईमेल, हर जगह से। न तो आपको उसकी कोई अपडेट दिखे और न ही उसे आपकी। आपकी कोई भी जानकारी उसके लिए चालाकी और हेर-फेर करने का ईंधन है। वो जानबूझकर ऐसी तस्वीरें पोस्ट करेगा या ऐसे स्टेटस लिखेगा जिससे आपको ठेस पहुंचे या आप उकसावे में आ जाए। और अगर आपने इसे देख लिया, तो आपकी भावनाओं की दीवार कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए आपको हर मोर्चे पर एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी करनी होगी जिसमें एक भी दरार ना हो। डिजिटल साइलेंस के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक बड्ढा जाल आपका इंतजार कर रहा है, और वो है ये जानने की चाहत कि वो मेरे बिना कैसा है। अपने नार्सिसिस्ट एक्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल को फेक अकाउंट या दोस्तों के जरिए चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खुद जहर पीकर ये उम्मीद करना कि मरेगा कोई और। ऐसा करके आप जानबूझकर खुद को दोबारा उसी पुरानी तकलीफ में धकेल देते हैं। आप इस बात का सबूत ढूंढना चाहते हैं कि वो दुखी है या तड्डी रहा है, लेकिन यकीन मानिए, आपको वहां सिर्फ एक परफेक्ट और खुशहाल जिंदगी की ही तस्वीर दिखेगी। नार्सिसिस्ट लोग दुनिया के सामने दिखावा करने में माहिर होते हैं, और जब आप किसी नए पार्टनर के साथ उसकी चमकती मुस्कान देखेंगे, तो आप दर्द और आत्मसंदेह से भर जाएंगे। आप सोचेंगे, शायद गलती मुझ में ही थी। उसे पक्के तौर पर नहीं पता कि आप उसे देख रहे हैं, फिर भी वो इसी रिएक्शन के लिए जीता है। यह सब बस एक नुमाइश है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने किसी कच्चे जख्म को गंदे हाथों से बार बार कुरेद रहे हों, और फिर ये सोचकर हैरान हों कि इसमें दर्द और इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। आपकी असली हीलिंग और उसे बर्बाद करने वाली आपकी खामोशी तभी शुरू होगी जब आप ये पक्का फैसला कर लेंगे कि अब जिस चिम्मारी, मुझे अब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ डाता कि वो जिंदा है या मर गया, खुश है या दुखी। उसकी मौजूदगी अब आपकी हकीकत का हिस्सा नहीं है। यह कदम उठाना मुश्किल जरूर है, लेकिन आपकी आजादी के लिए यह बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें साइकोलॉजी में फ्लाइंग मंकीज यानी उड़ने वाले बंदर कहा जाता है। यह शब्द द विजर्ड ऑफ ओज की कहानी से आया है। मनोविज्ञान में इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति आप तक पहुंचने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। जब आप अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर लेते हैं और उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, तो वह सीधे आप तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में वह तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी का सहारा लेता है। ये आपके कॉमन दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस के साथी हो सकते हैं। वे आपके पास बड़े मासूम सवाल लेकर आ सकते हैं।
आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? वह बहुत पछता रहा है? वह काफी बदल गया है? क्या तुम उसे एक मौका और नहीं दोगे? या फिर वे आपको उसके द्वारा फैलाई गई कड़वी अफवाहें सुनाने आ सकते हैं? सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि आपको इन लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए। यकीन मानिए, आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। फ्लाइंग मंकीज के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करना असल में बिचौलियों के जरिए नार्सिसिस्ट को अपनी ऊर्जा और जानकारी सौंपना है। जैसे ही आप उन्हें बताते हैं कि उसने आपको कितनी चोट पहुंचाई है, यह खबर तुरंत उस तक पहुंच जाती है। वह इसे अपनी जीत मानता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हैं और दुखी हैं। याद रखिए, नो कांटेक्ट का नियम इन बिचौलियों पर भी उतना ही लागू होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई डाकिया आपके पास झर भरा खत लेकर आए, तो आप डाकिये से बहस नहीं करते और न ही उस खत को खोलकर पढ़ते हैं। आप बस उसे लेने से इनकार कर देते हैं। आपको भी बस यही करना है। पूरी विनम्रता लेकिन मजबूती के साथ कहें, मैं अब उसी इंसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए यह विषय हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर इसके बावजूद कोई व्यक्ति बार बार उसी टॉपिक को छेड़ता है, तो आपको उससे भी दूरी बनानी होगी। आपकी सुरक्षा और मन की शांति किसी भी औपचारिकता या लोक लिहाज से कहीं ज्यादा कीमती है। शांति और मौन की चर्चा को समाप्त करते हुए अब शारीरिक दूरी की बात करना बहुत जरूरी है। अगर मुमकिन हो तो उनसे अचानक होने वाली मुलाकातों को पूरी तरह खत्म कर दें। अपने रास्ते बदले, अपना पसंदीदा कैफे बदल दे और ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दे जहां उनके मिलने की संभावना ज्यादा हो। इसे अपनी कमजोरी या भागना मत समझिए, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। यह तो बस एक गंभीर महामारी के दौरान बरती जाने वाली क्वारंटीन की सावधानी है। आखिर अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कोई जानबूझकर अस्पताल के संक्रमण वार्ड में तो नहीं टहलेगा, है ना? यहां भी वही बात लागू होती है। अगर कभी गलती से सामना हो भी जाए, तो आपका बर्ताव पूरी तरह से तटस्थ और बेरुखा होना चाहिए। न तो आपको अपनी आंखें चुरानी है और न ही घबराकर भागना है, लेकिन उनसे कोई संवाद भी नहीं करना है। उन्हें ऐसे देखे जैसे आपके सामने कोई खाली जगह हो या कोई ऐसा राहगीर जिसे आप शायद ही पहचानते हो। अगर नजरों से नजरें मिल ही जाई, तो बस एक बेपरवाह अंदाज में छोटा सा सिर हिलाए और अपनी चाल बदले बिना आगे बरस जाए। जिस इंसान का अहंकार बढ़ा हुआ पर भीतर से कमजोर होता है, उसके लिए इससे डरावनी बात और कोई नहीं हो सकती कि वह आपके लिए अदृश्य हो जाए, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसे वह कभी अपनी जागीर समझता था। उनकी मौजूदगी के प्रति आपकी यह पूर्ण उदासीनता उनके झूठे बड़प्पन पर एक करारी चोट है, जो उन्हें गहरे भ्रम और उलझन में छोड़ डाच देती है। तो चलिए, अब बात करते हैं तीसरे नियम की। यह नियम उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो चाहकर भी पूरी तरह से नाता नहीं तोड़ डाच सकते। क्या होगा अगर आपके बच्चे साथ हैं, कोई बिजनेस जुद्दा है या आप एक ही जगह काम करते हैं? यहीं पर काम आती है ग्रे स्टोन यानी धूसर पत्थर तकनीक। इसे अपना सबसे मजबूत बचाव समझ लीजिए। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन इसे निभाने के लिए कड़ीडी डीएचए अनुशासन की जरूरत पड़ जाती है। आपको दुनिया का सबसे उबाऊ, नीरस और फीका इंसान बनना है। एक बात समझ ले, सिर्फ काम की बात करने का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। बदतमीजी एक भावना है और भावनाओं को तो हमें पूरी तरह किनारे कर देना है। आपको सचमुच सड्डीड डिजिक के किनारे पट्टे उस पत्थर जैसा बनना होगा जिस पर किसी की नजर भी नहीं जाती। क्या आपने कभी धूल में पड्ढे किसी साधारण से पत्थर पर गौर किया है? नहीं, क्योंकि वह न तो आपको खुशी देता है और न ही गुस्सा। वह बस वहां पड्ढा रहता है, माहौल में घुला मिला सा। आपको उस नार्सिसिस्ट की आंखों में बिल्कुल वैसा ही बनना है। आपके जवाब बिल्कुल छोटे, सपाट और बिना किसी हाव भाव के होने चाहिए, जैसे हां, नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अपनी निजी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी न दे, न ही उनसे कोई सवाल पूछे। कोई मजाक नहीं, कोई कटाक्ष नहीं। अगर वे आपको उकसाने के लिए पूछें,
क्यों? अभी तक अकेले ही घूम रहे हो? तो बस शांति से कहे हां या हूं और तुरंत बात को काम की तरफ मोड़ दें। कल तुम बच्चे को कितने बजे लेने आओगे? जब आप उनके हर वार पर पत्थर की तरह शांत रहेंगे, तो आप उन्हें विवाद खड़ीडिडिया करने का कोई भी मौका नहीं देंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि ग्रे रॉक तकनीक को असल जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसका सबसे बड़ा रहस्य है सिर्फ और सिर्फ तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर बात करना। इसे एक बिजनेस न्यूज बुलेटिन या मौसम की जानकारी की तरह समझे, जहां भावनाओं या जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ इतना कहा जाता है, आज बारिश की संभावना है, तापमान 15 डिग्री रहेगा। आपको उस मैनिपुलेटर के साथ बिल्कुल ऐसे ही पेश आना है। अगर आप बच्चों से मिलने का समय तय कर रहे हैं या पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं, तो अपने मैसेज ऐसे लिखें जैसे कोई वकील ड्राफ्ट तैयार कर रहा हो। उदाहरण के लिए, मैं मंगलवार को दोपहर 2 बजे दस्तावेज पहुंचा दूंगा, कृपया मिलने की पुष्टि करें। बस इतना ही। कोई इमोजी नहीं, शक पैदा करने वाले फालतू कॉमा नहीं, और न ही कोई लंबी चौड़ी भूमिका। नार्सिसिस्ट लोगों को तथ्यों से चिढ़ होती है, क्योंकि सच को भावनाओं के जरिए मरोड़ा नहीं जा सकता। वे आपको इमोशनल बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, आप पर आरोप लगाएंगे या खुद को बेचारा दिखाकर सहानुभूति बटोरना चाहेंगे। आपका काम है इस शोर को पूरी तरह नजरअंदाज करना और बात को वापस मुद्दे पर ले आना। इसे एक कस्टमर सपोर्ट बॉट की तरह समझें। आप उस बॉट पर जितना चाहे चिल्लाएं या उसे कोसे, वह बिना किसी भाव के एक ही जवाब देगा, कृपया अपना ऑर्डर नंबर बताएं। आपको भी वही बॉट बनना है। ये चीज उन्हें पागल कर देगी, लेकिन साथ ही उनके खेल को खत्म कर देगी। आखिर एक बेजान दीवार के साथ खेलना भला किसे पसंद आएगा? ग्रे रॉक तकनीक का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप बातचीत के दौरान अपनी शख्सियत को पूरी तरह से किनारे कर दें। इसका मतलब क्या है? एक नार्सिसिस्ट आपकी कमजोरियों, आपकी पसंद और आपके ट्रिगर्स को अच्छी तरह जानता है। वह जानबूझकर वहीं चोट करेगा जहां आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ताकि उसे आपसे कोई ना कोई रिएक्शन मिल सके। अगर आपको जानवरों से लगाव है, तो वह किसी कुत्ते की दुखभरी कहानी सुनाकर आपकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगा। अगर आपको अपने करियर पर गर्व है, तो वह आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाएगा। इस तकनीक को सफल बनाने के लिए बातचीत के दौरान आपको एक ऐसे इंसान की तरह पेश आना होगा जिसकी अपनी कोई भावनाएं या विशेषताएं ही न हो, न कोई जोश, न कोई जज्बात और न ही अपने सिद्धांतों का प्रदर्शन। अगर वह कोई ऐसी बात कहता है जो आपको बहुत बुरी लगे, तो भी अपनी बहस करने की इच्छा को दबा ले। यह भूल जाइए कि खामोशी का मतलब हां होता है। यहां आपकी खामोशी आपकी सहमति नहीं, बल्कि आपकी ढाल है। इसे एक मिसाल से समझें। कल्पना कीजिए कि आप किसी थिएटर में एक बहुत ही घटिया नाटक देख रहे हैं। स्टेज पर बैठा एक्टर ओवर एक्टिंग कर रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन आप अपनी जगह से उठकर उसे सही एक्टिंग करने की सलाह नहीं देते। आप बस चुपचाप बैठे रहते हैं और नाटक खत्म होने का इंतजार करते हैं। उसे अपनी स्टेज पर अकेला रहने दें। जब आप ठीक है या मैंने तुम्हारी बात सुन ली जैसे फीके और न्यूट्रल जवाब देते हैं, तो उसे आपको ड्रामे में घसीटने का कोई मौका नहीं मिलता। आप वहां शारीरिक रूप से तो मौजूद है, लेकिन मानसिक रूप से उसकी पहुंच से बहुत दूर है। जब आप ग्रे रॉक ग्रे रॉक मेथड को पूरी महारत से इस्तेमाल करते हैं, तो जानते हैं नार्सिसिस्ट के साथ क्या होता है। वो भूख से तड़पने लगता है, एक असली और बेरहम भावनात्मक भूख। कल्पना कीजिए उस आग की जिससे अचानक सारी ऑक्सीजन छीन ली गई हो। जैसे वैक्यूम में आग नहीं जल सकती और बुझ जाती है, ठीक वैसे ही एक टॉक्सिक इंसान आपकी शांति और बोरियत के बीच घुटने लगता है। शुरुआत में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसे लगेगा कि आप बस कोई खेल खेल रहे हैं और वो अपनी कोशिशें और तेज कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी बात पर अडिढ़े रहें और दिन ब दिन उसे सिर्फ रूखी और फीकी प्रतिक्रियाएं दें, तो वो धीरे धीरे आप में अपनी दिलचस्पी खो देगा। आप उसके लिए अब पोषण का जरिया नहीं रहे,
कुदरत में भी कोई शिकारी अपना वक्त और ऊर्जा पत्थर चबाने में बर्बाद नहीं करता जब आसपास कोई आसान शिकार मौजूद हो। एक नार्सिसिस्ट हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। जब उसे समझ आ जाएगा कि यहां उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो वो किसी नए और ज्यादा भावुक शिकार की तलाश में निकल पड्डी ढीहेगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपकी यह निरंतर नीरसता ही आपको आजादी की गारंटी देती है। बिना किसी टकराव या गुस्से के आप उसे अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक आत्मरक्षा का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन आगे जो होने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार कर ले। चौथा नियम है नार्सिसिस्टिक गुस्से, या जिसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं, उसका सामना करना। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप किसी जोड़ तोड़ करने वाले इंसान को नजरअंदाज करेंगे, तो वह चुपचाप आपकी जिंदगी से चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसका कंट्रोल छिन रहा है, तो उसका व्यवहार बहुत ही अजीब और डरावना हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहा जाता है। यह शब्द जानवरों की ट्रेनिंग से आया है। अगर आप किसी के खास व्यवहार को बढ़ावा देना अचानक बंद कर देते हैं, तो हार मानने से पहले वह इंसान उस काम को 100 गुना ज्यादा शिद्दत और जोर के साथ करेगा। इसे एक खराब वेंडिंग मशीन के उदाहरण से समझिए। आपने पैसे डाले, बटन दबाया, लेकिन चॉकलेट बाहर नहीं आई। आप तुरंत वहां से नहीं हटेंगे। आप मशीन को झकझोरेंगे, उस पर हाथ मारेंगे और गुस्से में बार बार बटन दबाएंगे। नार्सिसिस्ट भी आपके साथ ठीक यही करेगा। जब आप उसे सप्लाई देना बंद कर देंगे, तो वह आप पर अनजान नंबरों से कॉल्स की बारिश कर देगा, प्यार भरे झूठे खत लिखेगा, आपके घर के बाहर पहरा देगा, या फिर अचानक गंदी गालियों और धमकियों पर उतर आएगा। इस दौरान आपका सबसे बड़ा काम है अडिग रहना। चाहे वह प्यार का लालच दे या नफरत का डर दिखाए, आपको किसी भी कीमत पर झुकना नहीं है। जब एक टॉक्सिक रिश्ता खत्म होने के कगार पर होता है, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी आखिरी कोशिश के रूप में पिंग्स पिंग्स का सहारा लेता है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है कनेक्शन चेक करना। ये छोटे और अक्सर बेमतलब के मैसेज होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ यह परखना होता है कि क्या आप अभी भी उनके उकसावे पर रिएक्ट करते हैं या नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हाय, तुम्हारी वो किताब मुझे आज मिली, या उस रेस्टोरेंट का नंबर भेजना जहां हम पिछले साल गए थे, या फिर बस एक खाली मैसेज या आपकी किसी पुरानी फोटो पर एक लाइक। ऊपर से देखने में यह बहुत मामूली लगता है और मन करता है कि शिष्टाचार के नाते बस एक छोटा सा जवाब दे दे। लेकिन आपका हर जवाब उस नार्सिसिस्ट के लिए एक सिग्नल है कि सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। आप अब भी उनके हुक पर अटके हैं और मशीन से दोबारा चॉकलेट निकलने वाली है। यही से शोषण का वो पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। जैसे ही आप जवाब देते हैं, चाहे वो कितना भी रूखा क्यों ना हो, वो इसे अपनी जीत मान लेते हैं और फिर से आपकी जिंदगी में दखल देना शुरू कर देते हैं। इसे एक मिसाल से समझिए। मान लीजिए आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने तक आपने उसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर सोचा कि चलो बस एक कश ले लेते हैं। वो एक कश आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है और आप फिर से उसी लत के जाल में फंस जाते हैं। पिंक्स के मामले में सिर्फ एक ही नियम काम करता है, पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना। आपकी कोई भी प्रतिक्रिया, यहां तक कि गुस्से में यह कहना भी कि मुझे मैसेज मत करो, आपकी हार है। आपकी खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए जैसे किसी बंकर की अभेद्य दीवार। जब प्यार का झूठा नाटक और बार बार संपर्क करने की कोशिशें नाकाम हो जाती है, तो नार्सिसिस्ट का व्यवहार खुले हमले और बदनामी के खेल में बदल जाता है। यह आपकी मानसिक स्थिति के लिए सबसे कठिन दौर होता है। नार्सिसिस्ट आपकी छवि को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वह आपके सभी जान पहचान वालों को बताएगा कि आप कितने पागल, असामान्य या बुरे इंसान हैं। वह सच को इस तरह मरोड़कर पेश करेगा कि वह खुद एक मासूम पीड़ित और आप एक क्रूर इंसान नजर आए। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर आकर टूट जाते हैं।
खुद को सही साबित करने और दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही चिल्लाकर बताने की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे रोकना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा नियम याद रखे, न कोई जज्बात दिखाने हैं, न कोई सफाई देनी है। एक बात समझ लीजिए, सच्चाई हमेशा तुरंत सामने नहीं आती और कीचड़ में उतरकर खुद को सही साबित करने की कोशिश आपको और भी गंदा कर देगी। कल्पना कीजिए कि कोई आप पर कीचड़ फेंक रहा है। अगर आप उस कीचड़ को पकड़कर वापस फेंकने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों सिर से पांव तक गंदगी में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप एक तरफ हट जाएं, तो कीचड़ फेंकने वाले के हाथ गंदे रहेंगे और आप साफ सुथरे रहेंगे। जो लोग बिना आपकी बात सुने अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं, वे आपके अपने हैं ही नहीं। उन्हें नार्सिसिस्ट के साथ जाने दीजिए। आपके सच्चे दोस्त आपके साथ ही रहेंगे। इस बदनामी के शोर में आपकी गरिमा और आपकी खामोशी ही समय के साथ आपकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत बनेगी। इस तूफान के दौरान आपको बस डटे रहना है। याद रखें, उनका यह आखिरी हमला बस कुछ ही समय का है। जैसे हर बड़े तूफान की एक शुरुआत, एक चरम सीमा और फिर अंत होता है, यह भी वैसा ही है। आप किसी तूफान को अपने हाथों से नहीं रोक सकते। आपको बस एक मजबूत घर में खुद को सुरक्षित करना है, खिड़की दरवाजे बंद करने हैं और उसके थमने का इंतजार करना है। हाँ, घर थोड़ा डगमगा सकता है, बाहर हवाएं शोर मचाएंगी, लेकिन यकीन मानिए, देर सबेर सब शांत हो जाएगा। किसी भी नार्सिसिस्ट के पास अंतहीन ऊर्जा नहीं होती। जब उनके नखरे, धमकियां, बनावटी प्यार और झूठी अफवाहें आपकी खामोशी की दीवार से टकराकर दम तोड़ने लगेंगी, तो वे पूरी तरह थक जाएंगे। मैनिपुलेटर के टूटने की शुरुआत इसी पल से होती है। उन्हें आदत होती है कि दुनिया उनके इशारों पर झुके और वे सबको अपनी उंगलियों पर नचा सके। लेकिन जब वे तार अचानक टूट जाते हैं, तो उनके खोखले अहंकार के लिए यह किसी तबाही से कम नहीं होता। उन्हें उस हकीकत का सामना करना पड़ता है जहां वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। इस दौरान आपकी यह अडिग रहने की शक्ति ही वह आखिरी चोट है जो आपके ऊपर से उनके प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जीत से बस 2 कदम पहले हार मत मानिए। अगर आप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए इस आंधी को झेल गए, तो आप खुद को हमेशा के लिए आजाद कर लेंगे। उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने का कोई मतलब नहीं है। और अब हम आते हैं 5वें और सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यह नियम है खुद पर पूरी तरह से केंद्रित होना। अक्सर लोग किसी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति को इग्नोर करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती है उनके इग्नोर करने का मकसद। वे उसे इसलिए नजरअंदाज करते हैं ताकि उसे सजा दे सके, उसे अपनी गलती का एहसास करा सके या उसे घुटनों के बल माफी मांगते हुए देख सके। लेकिन याद रखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम और एक खतरनाक जाल है। अगर आप किसी को सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया पाने के लिए इग्नोर कर रहे हैं, तो असल में आप अब भी उसी के साथ रिश्ते में हैं। आप अब भी वही जहरीला नाच नाच रहे हैं, बस आपने अपने कदम बदल लिए हैं। असली इग्नोर जो उनके दिमाग को झकझोर देता है, वो उनके खिलाफ नहीं बल्कि आपके अपने लिए होता है। आप दीवार इसलिए नहीं खड़खड़ी करते कि दुश्मन उससे टकराकर अपना सिर फोड़ ले, बल्कि आप दीवार इसलिए बनाते हैं ताकि उसके पीछे आप अपना एक सुंदर बगीचा लगा सके और सुकून से रह सके। यही सोच का वह बुनियादी फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही आपका ध्यान उसे दर्द पहुंचाने से हटकर खुद को बेहतर बनाने पर आता है, वैसे ही असली जादू शुरू होता है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है। उस इंसान को अब आपसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। यहां तक कि आपका गुस्सा या नफरत भी उसे नहीं मिलती। आप उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। खुद पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अपने दिमाग की गहराई से सफाई करनी होगी। जहरीले रिश्ते इंसान के आत्मविश्वास को कुचल देते हैं, उसकी सीमाओं को मिटा देते हैं और उसे अपनी ही जरूरतों को भूलने पर मजबूर कर देते हैं। अब तक आप अपने पार्टनर का मूड भांपने, उसकी इच्छाएं पूरी करने
और झगड़ों से बचने की कोशिश में ही लगे रहे। अब अपने दिमाग की उस सारी ऊर्जा और समझ को अपनी खुद की रिकवरी में लगाने का समय आ गया है। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी के सीईओ हैं जो एक धोखेबाज मैनेजर की वजह से दिवालिया होने की कगार पर थी। आपने उस मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया है। यही आपका नो कॉन्टैक्ट या उसे इग्नोर करना है। लेकिन अब आपको कंपनी को फिर से खड़ा करना होगा। शुरुआत बहुत बुनियादी चीजों से करें। अपनी नींद और खानपान ठीक करें। अपने पुराने शौक फिर से शुरू करें और उन लोगों के साथ फिर से जुड़े जो आपको सहारा देते हैं। दिन में 100 बार खुद से बस एक ही सवाल पूछे, इस वक्त मैं क्या चाहती हूं? यह नहीं कि वो क्या सोचेगा या उसका रिएक्शन क्या होगा, बल्कि सिर्फ यह कि मेरी क्या इच्छा है। गरम चाय पीनी है, टहलने जाना है या कोई हल्की फुल्की कॉमेडी देखनी है, जो भी मन करे बस वही करे। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने वाला आपका हर एक कदम आपकी उस नई और स्वतंत्र पहचान की नींव की एक ईंट है, जहां तक कोई भी मैनिपुलेटर फिर कभी नहीं पहुंच पाएगा। रिकवरी के इस सफर में आपका सामना ट्रॉमा बॉन्डिंग यानी उस गहरे मानसिक घाव से होगा जो एक तरफा लगाव के कारण बनता है। यह असल में आपके दिमाग की वो रासायनिक लत है जो उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति द्वारा दिए गए एड्रेनालिन और डोपामाइन के उतार चढ़ाव से पैदा हुई है। कभी उनका बेहद बुरा बर्ताव और फिर अचानक मिला बेशुमार प्यार। यही वो चक्र है जिसने आपके दिमाग में एक बहुत मजबूत न्यूरल कनेक्शन बना दिया है। इस बंधन को तोड़ना बहुत दर्दनाक होता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी नशे की लत छोड़ने पर शरीर छटपटाता है। चलिए आज एक भ्रम को दूर करते हैं। अगर आपको उसकी कमी खल रही है या उसकी याद तड़पा रही है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह कोई महान प्रेम था। इसका सीधा मतलब है कि आपका दिमाग रसायनों की उसी पुरानी खुराक की मांग कर रहा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। नशा छोड़ने वाला व्यक्ति भयानक पीड़ा से गुजरता है, लेकिन वह जानता है कि दोबारा उस नशे की ओर मुड़ने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। आपको अपने पार्टनर के लिए उठने वाली उस अचानक तड़प को भी बिल्कुल वैसे ही देखना चाहिए। यह आपके दिल की आवाज नहीं है, यह सिर्फ एक केमिकल विड्रॉल है। इन भावनाओं को महसूस कीजिए। रोना आए तो जी भरकर रोइए, डायरी लिखिए या थेरेपिस्ट की मदद लीजिए, लेकिन नो कॉन्टैक्ट और ग्रे रॉक के नियमों को कभी न तोड़ें। आपका एकमात्र लक्ष्य इस कठिन समय को हिम्मत से पार करना है। हर वो दिन जो आप खुद पर ध्यान देते हुए और इस जहरीले प्रभाव से दूर बिताएंगे, आपके पुराने घावों को भरेगा और आपके भीतर एक नई स्वस्थ चेतना को मजबूत करेगा। इस सफर के अंत में आपको वो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा जो किसी भी आत्ममुग्ध इंसान यानी नार्सिसिस्ट के लिए सबसे भयानक दुस्वप्न है। और वो इनाम है पूरी तरह से बेरुखी और उदासीनता। उन्हें नजरअंदाज करना तो बस एक जरिया है, एक ऐसा पुल है जो आपको एक पीड़ित की पहचान से निकालकर एक आजाद इंसान की ओर ले जाता है। जब आप इन सभी पड़ावों को पार कर लेंगे, उनके गुस्से के आखिरी तूफानों को झेल लेंगे और अपनी सारी ऊर्जा अपनी खुद की जिंदगी पर लगा देंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा जब आप अचानक उनका नाम सुनेंगे या उनकी कोई तस्वीर देखेंगे, तो आपके अंदर रत्ती भर भी हलचल नहीं होगी। न कोई दर्द होगा, न गुस्सा और न ही पुरानी यादों का बोझ। जरा सोचिए, जैसे आपको घर के किसी पुराने कोने में एक बदसूरत और ढीला ढाला पुराना स्वेटर मिल जाए, जिसे आपने कभी पता नहीं क्यों पहना था। आप उसे बस एक हैरानी भरी नजर से देखते हैं और सोचते हैं, मैंने इसे पहना ही क्यों था, और फिर बिना किसी अफसोस के उसे फेंक देते हैं। अब आप उन्हें इग्नोर करने का नाटक नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी असल जिंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उस इंसान के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। और किसी भी धोखेबाज मैनिपुलेटर के लिए इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। वे आपकी नफरत सह सकते हैं, वे आपके दर्द पर पल सकते हैं, लेकिन वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अब वे आपके लिए कुछ भी नहीं रहे, बस एक खाली जगह, एक बीता हुआ किस्सा। इन 5 नियमों को अपनाकर आप न केवल उस इंसान का खेल खत्म कर रहे हैं,
बल्कि आप अपनी खुशहाल, शांत और मुकम्मल जिंदगी का वो हक वापस पा रहे हैं जिसके आप वाकई हकदार हैं। तो हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी को इग्नोर करना कोई बच्चों का खेल या सिर्फ खामोश रहने की जिद नहीं है। ये असल में खुद को सुरक्षित रखने और अपनी मानसिक शांति को वापस पाने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमने समझा कि कैसे आपकी भावनाओं की कमी किसी भी कड़वे शब्द से ज्यादा गहरा असर करती है, कैसे आपकी मुकम्मल खामोशी एक मैनिपुलेटर का दम घोंट देती है, और जब उनसे बात करना मजबूरी हो तो ग्रे रॉक तकनीक कैसे आपकी ढाल बनती है। आपने सीखा कि एक नार्सिसिस्ट के बेहिसाब गुस्से का सामना कैसे करना है, और सबसे जरूरी बात कि खुद पर ध्यान केंद्रित करना ही आपकी असली और इकलौती जीत है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको किसी को सजा नहीं देनी, बल्कि बस खुद को बचाना है, तो वही पल आपको शोषण के उस जहरीले जाल से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। टॉक्सिक लोग आपकी रोशनी पर पलते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं, आपकी वही ऊर्जा सिर्फ आपकी जिंदगी को संवारने लगती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे कीमती पूंजी है। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों को मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्हें आज इस मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब मैं कमेंट्स में चाहूंगा। आज हमने जिन चरणों पर बात की, उनमें से आपको अमल में लाना सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन सकती है।